जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में हम बात करेंगे झारखंड के वैसे विद्यार्थियों के लिए जो आपका इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में आप जियोलॉजी रखे हैं। तो जो भी विद्यार्थी झारखंड से है और क्लास 12th में है, हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से 1 बाय 1 चर्चा करेंगे जो आपका सिलेबस है। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। आई होप सिलेबस सभी को पता होगा। मैं डिटेल्स जो है सिलेबस भी चर्चा ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कर चुका हूँ। इस सेशन में हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी किन का पार्ट है, जियोलॉजी के फादर क्या है और इनमें हम आखिर स्टडी क्या करेंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। और यदि आप बेहतर ढंग से अपने तैयारी को करना चाह रहे हैं, जियोलॉजी में खास करके बेहतर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से ज़रूर जुड़ें। कम समय में एक रणनीति बना के, स्मार्ट लर्निंग करके, कंसेप्चुअल लर्निंग करके जियोलॉजी को आप 1 बाय 1 समझ सकते हैं और इसमें अच्छा प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली क्लास 12th के बारे में। क्लास 12 को ध्यान में रखते हुए इस सेशन में चर्चा करेंगे। खैर ये आपका एक तरीके से जियोलॉजी के इंट्रो सेशन है। तो एक बात आप लोगों को मन में आना चाहिए कि आखिर जब आप क्लास 12th में आए तो आखिर आपके दिमाग में आखिर ये क्यों थॉट आया कि हम जियोलॉजी पेपर ही क्यों लें। आखिर आप जियोलॉजी ही क्यों लें, यानी आपका भूविज्ञान ही क्यों लें। हालांकि आप ऑप्शनल पेपर के रूप में आप ले सकते थे, इकोनॉमिक्स ले सकते थे, देन आप CMS ले सकते थे, बोले तो कंप्यूटर साइंस ले सकते थे। और इनके अलावा झारखंड में आपका वोकेशनल ट्रेड भी चल रहा है, जैसे आपका IT एंड ITs हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इस तरह से आपका लगभग 11 और वोकेशनल विषय हैं जो कि आप ऑप्शनल पेपर में रख सकते थे। इन जनरल जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में बच्चे शुरू से रखते आ रहे हैं वो आपका एक जियोलॉजी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा है आपका कंप्यूटर साइंस। मैं यदि आपसे सवाल पूछूं आखिर आपने जियोलॉजी क्यों रखा, तो कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि सर जियोलॉजी लगता है ज्योग्राफी जैसा है और हम लोग अंडर मैट्रिक तक इसको पढ़े हैं, इसलिए जियोलॉजी रख लिए। कुछ बच्चे का जवाब ये होगा कि सर जियोलॉजी इजी है इसलिए रख लिए। कुछ बच्चे का मन में ये भी सवाल का जवाब होगा कि सर जियोलॉजी हमारे सीनियर लोग रखा है इसलिए, या कोई रखने बोला है इसलिए रख लिए हैं। कुछ बच्चे को इसका ये भी थॉट होगा कि हमें जियोलॉजी सेक्टर में ही आगे बढ़ना है, लेकिन ये आपका हज़ारों में एक मिलेगा कि हमें जियोलॉजी में आगे जाके कैरियर बनाना है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हमने जियोलॉजी तो रखा है लेकिन इनके स्कोप के बारे में हमें नहीं पता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर जियोलॉजी और जूलॉजी क्या, जियोलॉजी जूलॉजी इस तरह से बोलते हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि जूलॉजी एक अलग ही विषय है, जियोलॉजी एक अलग विषय है, ज्योग्राफी एक अलग विषय है। हाँ, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ है जो सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन आपको जानना ये आवश्यक है कि हमने जो जियोलॉजी पेपर रखा, हमने जो फिजिक्स रखा, हमने जो केमिस्ट्री रखा, हमने जो मैथमेटिक्स रखा, इनमें आगे जाके स्कोप क्या है। बस मन में आया साइंस ले लिए, हमें ये विषय पढ़ना है, ये चीज़ नहीं, बल्कि उस विषय का बारे में बेहतर ढंग से पता भी होना चाहिए कि आगे स्कोप क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो जियोलॉजी, इसमें बेसिकली कंसेप्चुअल लर्निंग की ज़रूरत है। यदि आप कंसेप्चुअल लर्निंग करते हैं, आप हमारे सेशन से जुड़कर बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं,
तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे उसी के आधार पर आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो जियोलॉजी, जिसे आपका हिंदी में भूविज्ञान कहा जाता है, अब बोलेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर जियोलॉजी है क्या, व्हाट इज जियोलॉजी, तो बोलेंगे सर भूविज्ञान, भूमि के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। तो भूमि को यानी हिंदी में इसे आपका भूमि, भू कहिए या पृथ्वी कहिए, जिसे इंग्लिश में आपका अर्थ भी कहा जाता है। तो वन लाइन में आपका जवाब होगा कि स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो ठीक है, आपका भी एक अगर सवाल का ये जवाब है तो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये पृथ्वी के अध्ययन करना भूविज्ञान कहलाता है, इतना शॉर्ट डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। बल्कि हम लोग इसमें 1 by 1 ये देखेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन तो करेंगे ही, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की आयु कितनी है, आखिर पृथ्वी के बाहरी भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की संरचना है, इनको भी हम लोग देखेंगे। और जो भी मेरा सेशन रहेगा ये आपका पूर्ण रूप से कॉम्पिटिटिव बेस्ड रहेगा, कॉम्पिटिटिव बेस्ड रहेगा। यहाँ से जो आप पढ़ के जाएंगे और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी करेंगे तो बहुत कुछ आपको ये उस टाइम मेरा बात याद आएगा, अरे ये तो मैं जियोलॉजी में क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और रेलवे नहीं, बैंकिंग ही नहीं, बल्कि स्टेट पीसीएस ही नहीं, बल्कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में ऑप्शनल पेपर के रूप में भी बच्चे जियोलॉजी रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर आर्ट्स के बच्चे जियोलॉजी क्यों नहीं रखते हैं, साइंस के बच्चे ही जियोलॉजी क्यों रखते हैं। तो हमें इसको पहले समझने की जरूरत है कि ये जो जियोलॉजी पेपर है ये आपका साइंस का ही पार्ट है। हालांकि मैं अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, यानी आपका जिसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है, अगर मैं भूगोल के बारे में बात करूं तो इस विषय को बच्चे जो है ये इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में रखते हैं, क्लास 11th में लेते हैं, यानी भूगोल विषय साइंस के बच्चे नहीं लेते हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जैसे विषय भी साइंस का ही पार्ट है, जो कि इंटर में भले नहीं ले सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन या जब मास्टर डिग्री में जाएंगे तो जियोलॉजी को आर्ट्स में नहीं रखा जाता है, बल्कि साइंस के अंडर रखा जाता है। इग्नू जैसे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में जाएंगे, उनके अगर पोर्टल में आप देखेंगे तो आपको ह्यूमैनिटीज सेक्शन में, यानी आर्ट्स बोले तो कला सेक्शन में आपको ये कोर्स अवेलेबल नहीं मिलेगा। वो आपको साइंस बैकग्राउंड में जाके चेक करना पड़ेगा कि हमें भूगोल विषय में जो है मास्टर डिग्री करना है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको साइंस सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि भूगोल विषय भी जब हायर स्टडी में जाएंगे तो इसको भी आर्ट्स में नहीं रखा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं जियोलॉजी के बारे में, जो कि ये भी आपका साइंस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर साइंस को बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आखिर हम इसमें साइंस के अंडर ही क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, तो अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो बेसिकली इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, यानी साइंस को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। साइंस डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला अगर मैं बात करूं, यह है आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। इस तरह का सेशन आई होप आप भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ये भी समझ पाएंगे, साइंस के फंक्शनल को आप समझ पाएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा मेरा बताने का मोटिव क्या है साइंस के बारे में, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। तो हमने कहा
कि जो फर्स्ट ब्रांच है साइंस का वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जिसे हिंदी में आपका खगोल या विज्ञान कहा जाता है, या खगोल विज्ञान, खगोलीय विज्ञान या खगोलकीय भी कहा जाता है। खगोल विज्ञान, विज्ञान को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप समझ जाइए, कोई इशू नहीं है। अब हम दूसरा जो ब्रांच है ये है आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, और नेचुरल को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और साइंस को विज्ञान, इसका मतलब प्राकृतिक विज्ञान। देन तीसरा ब्रांच के बारे में अगर बात करूं मैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये है आपका जियोलॉजिकल साइंस। जियोलॉजिकल साइंस यही है जिसे आपका भूविज्ञान या भूगर्भ विज्ञान भी कहा जाता है। भूगर्भ विज्ञान या भूविज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस कहिए या जियोलॉजी कहिए, जो हमें आगे पढ़ना है। लेकिन अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो साइंस बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जिसे हिंदी में खगोल विज्ञान कहा जाता है। तीसरा नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, एंड सेकंड है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा जियोलॉजिकल साइंस या जियोलॉजी का ये एक ही बात है जो हमें पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में हम किन चीज़ों का स्टडी करते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के स्टडी के बारे में बात करूं तो बेसिकली इसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि सोलर सिस्टम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका स्पेशलिटी के बारे में बात करूं तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोलीय विज्ञान, इसमें आप स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, आप मून के बारे में पढ़ेंगे, आप सन के बारे में पढ़ेंगे, आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, लेकिन जियोलॉजिकल साइंस, अगर जियोलॉजी के बारे में बात करूं तो इसमें भी कुछ चीज़ें है ना एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का लिया गया है। क्योंकि अगर पृथ्वी में बात करूं तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का पार्ट है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल्स में अगर पृथ्वी का आंतरिक भाग और बाहरी भाग के बारे में बात करूं तो हम जियोलॉजी में भी अध्ययन करते हैं। तो कोई भी विषय जो है एक दूसरे का पूरक है और कोरिलेट रहता है, आपका नज़रअंदाज इसको नहीं किया जा सकता है कि ये इससे रिलेट नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, कुछ टॉपिक्स। देन आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन जियोलॉजिकल साइंस में हम देखेंगे कि ये आपका किस ब्रांच से रिलेटेड है, ये हम आगे जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, बेसिकली इसमें सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। देन नेचुरल साइंस बोले तो आपका प्राकृतिक विज्ञान, इसमें बेसिकली हम 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं प्राकृतिक साइंस के बारे में बात करूं तो इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फिजिकल साइंस, फिजिकल यानी बोले तो आपका भौतिक विज्ञान, और दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जिसे आपका हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो नेचुरल साइंस डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फिजिकल साइंस, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहा जाता है। देन सेकंड इज बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। तो अगर मैं फिजिकल साइंस के बारे में बात करूं तो बेसिकली इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिकल साइंस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स।
फर्स्ट ये है आपका फिजिक्स, जो आप कंपलसरी विषय के रूप में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में पढ़ते हैं। फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिकी कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। देन दूसरा जो है आपका, ये भी जिसे आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में, ये है आपका केमिस्ट्री। मेरा बताने का मोटो क्या है, आपको समझ में आएगा और आपको डेप्थ में या अच्छे से पता भी होना चाहिए कि मैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हूँ। अगर कोई आपको कहीं चलती राहों में अगर पूछ भी दे तो आप इनको बेहतर ढंग से डिफाइन कर पाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो मैं साइंस लिया हूँ, स्ट्रीम लिया हूँ, इनमें कितने ब्रांचेस हैं, इनमें बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स किसका पार्ट है, केमिस्ट्री किसका पार्ट है। तो केमिस्ट्री को बेसिकली हिंदी में रसायन कहा जाता है या रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं। देन आपका अब आता है बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरा जो है बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट वो है आपका बॉटनी, बॉटनी। ये जो जूलॉजी है और ये जो बॉटनी है, आपको पता होना चाहिए हिंदी में इसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को हिंदी में पादप विज्ञान। देखिए जूलॉजी नाम से ही पता चलता है कि आखिर इसमें स्टडी क्या होगा। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, जू मतलब चिड़ियाघर, और आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली चिड़ियाघर में जो रहता है वो अलग अलग जानवर को रखा जाता है चिड़ियाघर में। तो जानवर कहिए या जंतु कहिए एक ही बात है। इसका मतलब कि स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। एंड बॉटनी बोले तो पादप विज्ञान, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के स्पेसीज के बारे में हम स्टडी करेंगे बॉटनी में। देन आपका केमिस्ट्री में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स, हम लोग बेसिकली जो फिजिकली पार्ट होते हैं साइंस का, आखिर जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स के बहुत सारे, है ना, दूरी को मापने के लिए विस्थापन क्या क्या होगा। इनके अलावा बहुत सारे चीज़, लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ेंगे, वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारे चीज़ों का स्टडी बेसिकली फिजिक्स में, हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए और आपको बेहतर ढंग से पता भी है, और क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। लेकिन चाहे मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं, केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, जूलॉजी के बारे में बात करूं, बॉटनी के बारे में बात करूं, ये सारे के सारे आपका किसका पार्ट है, ये आपका नेचुरल साइंस का पार्ट है, जिसे आपका प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। तो आपने यहां देखा कि साइंस को बेसिकली 3 सेक्टर में बांटा गया है, यानी इनके 3 पार्ट होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ एंड आपका प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स। देन नेचुरल साइंस, स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। एंड जियोलॉजिकल साइंस में हम लोग देखेंगे जो हमें पढ़ना है। अभी मैं जियोलॉजी को बस इतना ही याद रखिए कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी या जियोलॉजिकल साइंस। उनमें भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बेसिकली 18 से 20 ब्रांच है, लेकिन हमें क्लास 11th में 3 ब्रांच पढ़ना पड़ता है जियोलॉजी में। देन क्लास 12th में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। तो नेचुरल साइंस के बारे में आपको पता हो गया कि इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डिवाइडेड into 2 types, physics and chemistry. Then biological science also divided into 2 types, zoology and botany. तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस भी क्लियर हो गया, नेचुरल साइंस भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जियोलॉजी के बारे में। तो अब चलिए आते हैं हम लोग जियोलॉजी। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो जियोलॉजी जो शब्द है ये बेसिकली एंशिएंट लैंग्वेज ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक से। तो
ये जो आज जिसे आप जियोलॉजी के रूप में जानते थे, बेसिकली ग्रीक वर्ड में इसे कहा जाता है जियोलॉगिया, जे प्लस लॉगिया। इसका मतलब कि आज जिसे हम जियो के नाम से जानते थे, इसे ग्रीक भाषा में जे कहा जाता था, प्लस लॉजी। आज जिसे हम लॉजी के रूप में जानते हैं, इसे आपका लॉगिया कहा जाता था। और जे का मतलब होता है अर्थ, और लॉगिया का मतलब होता है लॉजी या साइंस। इसलिए कहा गया कि जियोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ साइंस, जिसे आपका अर्थ को हिंदी में पृथ्वी और साइंस को आपका विज्ञान कहा गया। यानी आज जिसे हम जियोलॉजी के रूप में जानते हैं, ये आपका ग्रीक भाषा के यानी जियोलॉगिया से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी आज जिसे हम जियोलॉजी बोलते हैं, आज से प्राचीन समय में, आज से बहुत समय पहले एंशिएंट पीरियड में इसे जियोलॉगिया कहा जाता था, लेकिन इसे मॉडिफाई करके आज हम जियोलॉजी के रूप में जानते हैं। अगर आप विकिपीडिया जैसे गूगल में सर्च करेंगे कि आखिर जियोलॉजी क्या है, तो आपको इसको भी, जियोलॉजी को भी नेचुरल साइंस के अंडर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका संपूर्ण यहाँ पर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में स्टडी करते हैं। इसीलिए आपका जियोलॉजी को भी समटाइम्स नेचुरल साइंस में रखा जाता है एंड नेचुरल साइंस का पार्ट कहा जाता है। तो खैर, आपको ये दिमाग में रखिए कि जियोलॉजी जो शब्द है, ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया था, जिसे जियोलॉगिया कहा जाता था। और जे का मतलब होता है पृथ्वी, जे का मतलब पृथ्वी यानी अर्थ, और लॉगिया का मतलब साइंस। लॉजी का मतलब भी साइंस होता है, तो लॉजी कहिए या साइंस कहिए, एक ही बात है। तो जियोलॉगिया, जिसे आपका जियोलॉजी कहा गया। देन आपका अर्थ साइंस, इसलिए कहा गया कि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ साइंस। तो एक बात यहाँ पर समझ में आ गया कि आप जियोलॉजी कहिए या अर्थ साइंस कहिए, एक ही बात है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर जियोलॉजी के जनक कौन है, जियोलॉजी के फादर कौन है। तो बेसिकली एक नाम आता है जेम्स हटन। जेम्स हटन, यहाँ एन होना चाहिए, जेम्स हटन। तो आप फादर कहिए या ऑरिजिनेटर कहिए, एक ही बात है। तो फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को क्यों कहा गया? क्या जियोलॉजी के सेक्टर में, भूविज्ञान के क्षेत्र में, क्या सिर्फ और सिर्फ जेम्स हटन का ही योगदान है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारे लोगों का रोल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जियोलॉजी या अर्थ का स्टडी करके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर एंड मोर प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो आपका जेम्स हटन के द्वारा ही दिया गया है। मतलब इसका अहम योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चीज़ों को दिया है जियोलॉजी के क्षेत्र में, वो है आपका जेम्स हटन। इसलिए कहा गया कि जेम्स हटन इज अ मॉडर्न ओरिजिनेटर या फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान के आधुनिक पिता जेम्स हटन को माना गया। हालांकि जियोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जेम्स हटन का रहा गया। इसलिए अब अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ, क्या सिर्फ और सिर्फ एडम स्मिथ का योगदान रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स को एक वेल स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में पेश किया है एडम स्मिथ, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। इतिहास को एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हेरोडोटस ने पेश किया है, प्रेजेंट किया है, इसलिए हेरोडोटस को नाम दिया गया। उसी तरह आपका जियोलॉजी के सेक्टर में जेम्स हटन जो है, इसका एक अमूल्य योगदान रहा है, इसलिए आपका फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को कहा गया। तो अगर थोड़ा सा हम इंट्रो देख लेते हैं जेम्स हटन के बारे में। तो अगर मैं जेम्स हटन के बारे में बात करूं, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, या स्कॉटिश भी बोल सकते हैं इसे। स्कॉटिश के रहने वाले थे। इनका जो जन्म है, ये आपका 1726 में हुआ था,
और इनका मृत्यु जो है 1797 में इनका मृत्यु। हालांकि आपका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि जेम्स हटन कहाँ के रहने वाले थे, वो आपको उनका जन्म कितना हुआ या उनका डेथ कब हुई, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूछेगा कि फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, या एक उनका कोटेशन है फेमस कि द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ पास्ट सॉरी द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, ऐसा इस तरह से आपका सवाल रहेगा घुमा के कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, यानी कि वर्तमान जो समय है ये आपका भूत की कुंजी है। तो बेशक सही बात है कि वर्तमान जो समय है ये भूत की कुंजी है, यानी आज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब भूतकाल की अगर बारे में बात करूँ यानी आज से पिछले समय, तो जरूर मैं अच्छे से स्टडी किया हूँ इसलिए मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो बीते कल का मेहनत आज जो रिजल्ट दिख रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही तो बीते कल का मेहनत ही अभी जो रिजल्ट है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वही है। आज यदि आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो आने वाला समय जो होगा वो उस टाइम के लिए वो प्रेजेंट हो जाएगा और वर्तमान उस टाइम के लिए वो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आज यदि आप क्लास 12th में है तो जरूर है कि आज से कुछ समय पहले भूतकाल में आपने मेहनत किया और उनका रिजल्ट हुआ जो कि आप क्लास 11th पास करके क्लास 12th में आ गए। इसलिए कहा गया कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की। इस कोटेशन को किसने लिखा है या किसने दिया है, तो वह है जेम्स हटन। जेम्स हटन इसलिए कहा कि आज हम जो भी पृथ्वी में देख पा रहे हैं, आकाश पाताल, पर्वत पठार, मैदान, घास फूस, मनुष्य जो भी देख पा रहे हैं इस पृथ्वी में, तो कहीं ना कहीं या कोई भी आज जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ, तो कहीं ना कहीं आज से कुछ समय पहले या बहुत समय पहले से बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर मेहनत करते आ रहा है। बहुत समय पहले हमारा सैटेलाइट नहीं था, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया, आज उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। कई एक सैटेलाइट है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास आधुनिक सामान है, चाहे यातायात की हो, ट्रैवलिंग के लिए हो, खान पान का मसला हो या कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं भूतकाल में मेहनत किया हमारे जो दादा परदादा, उसने मेहनत किया और उसने एक फैमिली को बेहतर ढंग से चीज़ें देने का प्रयास किया। जैसे आज हम आने वाले जनरेशन को बेहतर देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वही चीज़ है कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की। आज अगर कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ आज का मेहनत नहीं है, बल्कि वो बीते कई एक सालों का मेहनत है आपका। इसलिए कहा गया है कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की। इस कोटेशन को यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, इस कथन को किसने दिया है, वो है आपका जेम्स हटन। तो जेम्स हटन के बारे में कहा गया कि ये एक तो जियोलॉजिस्ट थे ही, यानी भूविज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे, साथ ही साथ ये आपका केमिस्ट्री के एक्सपर्ट भी थे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी जानकार थे, एक पेशे से डॉक्टर भी थे। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी थे, मतलब कृषि विशेषज्ञ भी थे। तो इतना कुछ है आपका, लेकिन जियोलॉजी के सेक्टर में यानी पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देने की वजह से इसे जियोलॉजिस्ट भी कहा गया। लेकिन एक बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोई भी चीज़ों का, कोई विषय के बारे में उनका फादर क्यों माना गया, या क्या एक ही व्यक्ति का हाथ होता है। तो मैंने बार बार कहा कि कोई भी चीज़ का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके पीछे एक आदमी का हाथ नहीं रहता। माना कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमने वाटर सिस्टम इंजन के पीछे दिमाग लगा रहे हैं कि एक इंजन ऐसा हो जो कि आपका लिक्विड पेट्रोल के जगह, डीजल के जगह वाटर से चले, और ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगा रहा होगा, कोई ना कोई दिमाग जरूर लगा रहा होगा। तो जरूर प्रयास कर रहा होगा कि वाटर सिस्टम इंजन बने, जहाँ भी गाड़ी बंद हो कोई नलकूप में जाके पानी भर ले, गाड़ी चलता रहे। ऐसा कोई ना कोई दिमाग लगा ही रहा होगा, लेकिन अभी तक इसका खोज हुआ नहीं है। तो मान लीजिए ए नाम का कोई प्रोजेक्ट है और जो कि ये आपका इंजन बना रहे हैं और ये आपका वाटर से चलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को कोई एक बंदा ने 10 साल दिमाग लगाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो इस दुनिया से चला गया। कोई बंदा आया, उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और 20 साल तक इसमें मेहनत किया, अपनी ज़िंदगी का 20 साल दिया योगदान,
लेकिन फिर भी ये अनसक्सेसफुल हुआ, ये भी इस दुनिया से चला गया। देन कोई अगला व्यक्ति आया, इसने 15 साल दिमाग लगाया और इस वाटर सिस्टम इंजन को डेवलप कर दिया, फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट का नींव, इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन क्या इसने तैयार किया था? बिल्कुल नहीं, इस व्यक्ति ने किया था। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। तो इस प्रोजेक्ट का नींव, वाटर सिस्टम इंजन का नींव एक्स व्यक्ति ने रखा, वाई ने भी दिमाग लगाया, लेकिन फाइनल टच किसने दिया? जेड नामक व्यक्ति ने दिया। तो अब हम कहने लगे कि वाटर सिस्टम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये जेड नामक व्यक्ति ने किया। लेकिन क्या इनके जब डेप्थ में जाएंगे, इनके हिस्ट्री में जाएंगे, इनमें ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये वाटर सिस्टम इंजन का इन्वेंटेड किसने किया, तो जरूर है कि एक्स नाम का व्यक्ति आएगा, बी नाम का व्यक्ति ने भी दिमाग लगाया, लेकिन फाइनल टच जेड नामक व्यक्ति ने दिया। इसलिए हमने कहा कि वाटर सिस्टम इंजन का आविष्कार जेड नामक व्यक्ति ने किया है। वही चीज है आपका जियोलॉजी के सेक्टर में, इतिहास के सेक्टर में, इंग्लिश के सेक्टर में, आपका इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, कि जियोलॉजी में तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने योगदान दिया, डॉक्टर हेनरी वेस्लेवॉयसी, चार्ल्स ली और भी बहुत सारे कई एक नाम है। लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ जियोलॉजी आखिर जेम्स हटन को इसलिए कहा गया क्योंकि ये पृथ्वी से संबंधित ये वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपका थ्योरी दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स दिया है, इसलिए आपका फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को कहा गया। तो आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा कि आखिर जियोलॉजी के फादर कौन है, जियोलॉजी है क्या, जियोलॉजी में हमें क्या स्टडी करना है, आपको क्लास 12th में क्या स्टडी करना है, इनको भी हम आगे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका इंट्रो सेशन जियोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली हम लोग जियोलॉजी में अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे अर्थ के बारे में, तो देखेंगे इनके इंटरनल पार्ट के बारे में देखेंगे, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, देन एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, पृथ्वी के बाहरी भाग के बारे में, देन हम समझेंगे वोल्केनो के बारे में या वोल्केनो के बारे में देखेंगे, देन आपका जिसे आपका हिंदी में ज्वालामुखी कहा जाता है, ज्वालामुखी, देन हम लोग समझेंगे अर्थक्वेक के बारे में जिसे आपका भूकंप कहा जाता है, देन हम लोग समझेंगे मैग्मा एंड मैग्मा चेंबर के बारे में जिसे हिंदी में मैग्मा या मैग्मा चेंबर भी कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे रॉक्स के बारे में, यानी चट्टानों के बारे में, हम लोग ये भी देखेंगे फॉसिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग फॉसिल्स जिसे हिंदी में आपका तो फॉसिल्स हो गया आपका जिसे हिंदी में जीवाश्म भी बोला जाता है, देन आपका मिनरल्स हो गया जिसे हिंदी में खनिज कहा जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि आपका क्लास 12 का सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपका जियोलॉजी का इंट्रो सेशन खत्म होता है। हम अगले सेशन में डायरेक्ट आएंगे, हम समझेंगे डायरेक्ट कि आखिर क्लास 12th में जो हमें पढ़ना है पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी, इनके एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मैंने बात किया कि जेम्स हटन को जो है फादर ऑफ जियोलॉजी कहा गया, लेकिन एक नाम आता है डॉक्टर हेनरी वेस्लेवॉयसी। ये लंबा चौड़ा नाम है, शॉर्टकट में इसे डॉक्टर हेनरी भी कहा जाता है। डॉक्टर हेनरी जो है, अगर हम स्पेशली इंडिया के बारे में बात करें, भारत के बारे में बात करें, तो भारत में भूविज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है जियोलॉजी के सेक्टर में। इसलिए कहा गया है इसको कि जियोलॉजिकल हु इज इन्वेंटेड जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी आपका जो एक भारत का जो भूगर्भिक नक्शा है इसको किसने तैयार किया है, तो इसका नाम आता है डॉक्टर हेनरी का, यानी हु इज इन्वेंटेड जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया। यानी भारत के संदर्भ में बात करें तो डॉक्टर हेनरी का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। यानी अगर मान लीजिए ये भारत है और ये अगर आपका भारत है, तो
मान लीजिए ये भारत है, तो अलग अलग जगह में किस प्रकार से मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किस प्रकार के रॉक्स कहाँ पर पाया जाता है, तो एक तरह से एक मैप का डिजाइन किया है, और वो है आपका डॉक्टर हेनरी वेस्ले वेसी, इसका नाम आता है। तो भारत में अगर बात करें तो जियोलॉजी के सेक्टर में डॉक्टर हेनरी वेस्ले वेसी का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन हम अगर ओवरऑल अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, तो जियोलॉजी के सेक्टर में वो नाम आता है आपका जेम्स हटन। तो आपका अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी, 4 ऑप्शन रहेगा, डॉक्टर हेनरी, चार्ल्स ली एंड जेम्स हटन एंड नन ऑफ दिस, तो आपको टिक लगाना होगा जेम्स हटन में। आपका अगर एक क्वेश्चन दे दिया कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, तो ये इस क्वेश्चन को किसने दिया है, तो आपको टिक लगाना होगा जेम्स हटन। जब हम एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर इस तरह का सवाल रहेगा और आप बेहतर ढंग से आप इसको जवाब दे पाएंगे। तो जो एक इंट्रो था जियोलॉजी का कि आखिर आपने जियोलॉजी रखा तो क्यों रखा है, जियोलॉजी किसका पार्ट है, जियोलॉजी में हम किन चीज़ों का स्टडी करेंगे, तो ये एक तरह से आप ब्रीफली समझ पाए, इंट्रो क्लास को समझ पाए। देन हम डायरेक्ट अगले सेशन में आएंगे आपके सिलेबस को, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। तो सबसे पहले हम पेट्रोलॉजी को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के सेशन यहीं तक एंड। द नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे पेट्रोलॉजी के बारे में।